सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल AR हिंदी कहानियां को। कौवे और उल्लू का युद्ध। पंचतंत्र की कहानी। दक्षिण देश में महिलारों नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौवों के बहुत से परिवार रहते थे। कौवों का राजा वायसराज मेघवर्ण भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूसा बना लिया था। उससे दूर पर्वत की गुफा में उल्लू का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहां कोई इकलाहा दुकला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे ओलूकराज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहां जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रय, विधिभाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ण ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमटकर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करे। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके उसे छलबल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है। इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी सम्मति में तो संधि, विग्रह और ज्ञान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वही यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही शत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संश्रय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यहीं ठहर कर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे दो मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे दो तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशागत वह स्थिरजीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियां अच्छी होती है, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें द्वैधी भाव या भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर ले, किंतु शत्रु पर विश्वास न करे। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहें, तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दें। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थल का पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद वहीं आक्रमण कर देना उचित है।
मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निस्संदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्थिर जीवी गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है और हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। मेघवर्ण, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। स्थिर जीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूंगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहू लुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंककर स्वयं सपरिवार ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे लूंगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋषिमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उलूकराज से कह दी। उलूकराज ने भी रात आने पर दलबल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेरकर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी उलूकराज की सेना भागे हुए कौवों का पीछा करने की सोच रही थी कि आहत स्थिर जीवी ने कराहनाश शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तब स्थिर जीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ना ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उलूकराज से यह बात कही। उलूकराज स्वयं वहां आया। स्थिर जीवी को देख कर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिर जीवी, देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली हैं, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हितचिंतक हूँ।